नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान होता हो या किसी की मौत पर भी उसका दुख नहीं जताया जाता हो और ऐसा विचार किया जाता हो, लोगों में गंदगी भरने का काम किया जाता हो कि वो मौत सही साबित है, इसलिए बच्चों के बेरोजगारी से, बढ़ते हुए पेट्रोल के दामों से और ऐसी कोई भी समस्याएं हो जिन पर आपको कोई दिक्कत नहीं हो, तो आप लड़ाई झगड़े की बहस देखो। और लेकिन उससे एक चीज़ ध्यान रखना, एक विचार करना कि उससे आपकी समस्या हल हो सकती है या आपका भला हो सकता है, तो अवश्य देखें। वरना वो चैनल देखें जिसमें आपका देश का, आपके बच्चों की और आपका परिवार का उससे फ़ायदा हो। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। परिवार की महिला की हत्या से दुखी और आरोपियों के न पकड़े जाने के बाद उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की महिला के परिवार ने सोशल मीडिया पर हत्यारों को पकड़ने वालों को 20,000 रुपये का नगद इनाम देने की घोषणा की पोस्ट डाली है। गाजियाबाद में बीते दिनों महिला पवित्रा की घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस वारदात के 10 दिन बाद भी उत्तर प्रदेश पुलिस आरोपी तक पहुंचने में कामयाब नहीं हुई। इस पर मृतक महिला के किसान पति ने पत्नी के हत्यारों को पकड़वाने के लिए सोशल मीडिया पर 20,000 रुपये का नगद इनाम देने की घोषणा की है। यह घटना 8 जुलाई को निवाड़ी थाना क्षेत्र के शेरपुर गाँव में हुई थी। यहाँ रहने वाली विवाहित महिला पवित्रा की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। पीड़ित परिवार ने हत्या का आरोप नाम रोहित और अभिषेक पर लगाया है। घटना के दिन रोहित अपने साथी अभिषेक के साथ महिला के घर में घुसा था। दरअसल आरोपी रोहित पवित्रा की नंद की तरफ एक तरफा प्यार करता था। घटना के दिन रोहित ने पवित्रा के घर में घुसकर उनकी नंद का अपहरण करने की कोशिश की थी, जिसका उसने विरोध किया। अपहरण करने में नाकाम होने पर रोहित ने गोली चला दी, जो वहां मौजूद पवित्रा को लग गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। एनसीपी प्रमुख शरद पवार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच रविवार को एक बैठक हुई। पीएम आवास पर हुई ये बैठक करीब 50 मिनट चली। इस मुलाकात के बाद सियासी अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। हालांकि एनसीपी ने इन अटकलों को विराम देते हुए कहा कि इसकी जानकारी कांग्रेस और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पहले से थी। इस बैठक में एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि संघ का राष्ट्रवाद और एनसीपी का राष्ट्रवाद अलग है। दोनों नदी के दो छोर हैं जो कभी नहीं मिल सकते हैं। उन्होंने बताया कि बैंकिंग रेगुलेटरी कानून बदलने से सहकारिता क्षेत्र को नुकसान हुआ है, ऐसा शरद पवार का मानना है। उसी संदर्भ में पहले उनके प्रधानमंत्री से फोन पर बात हुई थी। उसी संदर्भ में आज दिल्ली में उन्होंने मुलाकात की। इसके अलावा कोरोना टीके की कमी पर भी चर्चा हुई है। हिमाचल प्रदेश में रोजाना बढ़ती सैलानियों की भीड़ और कोविड नियमों से खिलवाड़ पर राज्य के सीएम जयराम ठाकुर ने चेतावनी दी है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज सरकार द्वारा अनिवार्य मानदंडों जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने के नियमों के उल्लंघन के खिलाफ चेतावनी दी। सीएम ने कहा कि हम चाहते हैं कि पर्यटक हमारे राज्य में घूमने आए, लेकिन उन्हें कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी होना चाहिए। ठाकुर ने कहा कि हाल ही में शिमला, मनाली, धर्मशाला सहित कई पर्यटक शहरों में पर्यटकों की भारी भीड़ देखी गई। हमने जिलों को यातायात को नियंत्रित करने और निगरानी करने के लिए पुलिस बल तैनात करने और बारिश के दौरान नदियों में जाने के खिलाफ लोगों को चेतावनी देने का आदेश दिया है। मध्य प्रदेश के नीमच में एक बुजुर्ग के साथ हुई बर्बरता का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। नीमच में भगवान की मूर्ति के साथ अनादर के शक में कुछ युवकों ने बुजुर्गों को बेरहमी से पीटा। बुजुर्ग की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आरोपी युवकों ने बुजुर्ग की लाठी डंडों से पिटाई तो की, साथ ही उसके बाल भी काट दिए। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया है। मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि बुजुर्ग मदन लाल की बेरहमी से पिटाई की जा रही है। यह वीडियो शुक्रवार शाम का बताया जा रहा है। पुलिस की माने तो बुजुर्ग की मानसिक हालत भी थोड़ी बिगड़ी हुई है। यह किस तरह का समाज हो गया है जो न ये देखता है कि वो बुजुर्ग है, जो ये नहीं देखता है कि वो क्या कर रहा है, उसकी मानसिक स्थिति क्या है। सिर्फ एक ही काम, उसको अपने धर्म को बचाना है, चाहे उससे धर्म बदनाम ही हो जाए।
प्रियंका गांधी इन दिनों उत्तर प्रदेश के दौरे पर है। उत्तर प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा लखीमपुर खीरी की अनीता यादव से मिली। पंचायत चुनाव के नामांकन में अनीता यादव से अराजक तत्वों ने बदसलूकी की थी। नामांकन भरने के दौरान गुंडों ने उन पर हमला किया था, यहाँ तक कि उनकी साड़ी तक खींची गई थी। प्रियंका गांधी अनीता यादव के गाँव फौसगवा पहुंची और उनसे मुलाकात की। प्रियंका ने अनीता यादव को भरोसा दिलाया कि उन्हें न्याय दिलाएगी और हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी। अनीता यादव से मुलाकात के बाद प्रियंका गांधी ने कहा कि भाजपा के गुंडों को उनके किए की सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की हर महिला मेरी बहन है, देश की सभी महिलाएं मेरी बहन है। मैं हमेशा उनके साथ उनकी हक की लड़ाई में खड़ी रहूंगी। हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर और बीजेपी नेता रणबीर गंगवा पर कथित हमले के मामले में किसानों पर राजद्रोह की धाराओं में केस दर्ज करने का मामला गर्माता जा रहा है। राजद्रोह में गिरफ्तारी के विरोध में किसानों ने शनिवार को प्रदर्शन की तैयारी की है। किसानों के प्रदर्शन के मद्देनजर हरियाणा के सिरसा में अर्धसैनिक बलों की भारी तैनाती की गई। सिरसा को छावनी में तब्दील कर दिया गया। रविवार को हरियाणा विधानसभा उपाध्यक्ष की गाड़ी पर पथराव किया गया था। इस मामले में गुरुवार को छापेमारी करके 5 किसानों को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली से करीब 250 किलोमीटर दूर स्थित सिरसा किसानों की बैठक से पहले हाई अलर्ट पर है। किसान नेताओं की मांग है कि गिरफ्तार लोगों को रिहा किया जाए। किसान पुलिस अधीक्षक के दफ्तर का घेराव करने की भी योजना बना रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के भी इस प्रदर्शन में शामिल होने की संभावना है। विवादास्पद कृषि कानूनों के विरोध में हो रहे प्रदर्शन के दौरान रविवार को भाजपा के रणबीर गंगवा पर कथित रूप से हमला किया गया था और उनके आधिकारिक वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। सरकार से लेकर हेल्थ वर्कर्स तक सभी वैक्सीनेशन को ही कोरोना संक्रमण के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार मान रहे हैं। कई रिसर्च में साबित भी हुआ है। वैक्सीनेशन पर की गई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी NIV की स्टडी में ऐसी ही कुछ जानकारी सामने आई है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार वैक्सीन कोरोना के सबसे खतरनाक और तेजी से फैलने वाले डेल्टा वेरिएंट से होने वाली मौतों से 99% तक की सुरक्षा मुहैया कराती है। रिसर्च के रिजल्ट से पता चला है कि वैक्सीनेशन के बाद संक्रमित होने वाली 9.8% लोगों को ही अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत पड़ी, जबकि सिर्फ 0.4% संक्रमितों की मौत हुई। वैक्सीनेट व्यक्ति के कोरोना संक्रमित होने पर उसे ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन कहा जाता है। कोरोना की दूसरी लहर में दिल्ली के शमशान घाट में जलती बेतहाशा लाशों की एक तस्वीर ने देश की असली तस्वीर को सबके सामने रख दिया था। लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल में एक बेड पर ऑक्सीजन लगाए 2 लोगों की एक दूसरी तस्वीर ने भी कोरोना काल में इलाज के लिए जूझ रहे लोगों के संकट को हूबहू कैमरे में कैद कर लिया था। इन तस्वीरों ने सरकार को हिला दिया था। कोरोना के समय जब पूरा देश लगभग थमसा गया था, जब 40 साल के दानिश सिद्दीकी के कैमरे ने ऐसी तस्वीरें खींची जिन्होंने देश नहीं बल्कि दुनिया को भी हिलाकर रख दिया। लेकिन 16 जुलाई को दानिश की जो तस्वीर सामने आई उससे उनके चाहने वाले हैरान है, परेशान है, उनके दोस्त सदमे में है, परिवार शोक में डूबा है, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबानी हमले में दानिश की जान चली गई। वे गुरुवार रात पाकिस्तान की सीमा से सटे कंधार के स्पीक बोल्डक जिले में तालिबानी आतंकी और अफगानी सुरक्षा कर्मियों के बीच मुठभेड़ को कवर कर रहे थे। दानिश कहते थे कि देखना, जब मैं तस्वीरें खींचूंगा और उन पर लिखूंगा तो दुनिया उन्हें इग्नोर नहीं कर पाएगी। लोग भले मुझे न पहचाने और तस्वीरें भूल नहीं पाएंगे। दानिश कहते थे कि देखना, जब मैं तस्वीरें खींचूंगा और उन पर लिखूंगा तो दुनिया उन्हें इग्नोर नहीं कर पाएगी। लोग भले मुझे न पहचाने लेकिन तस्वीरें मेरी भूल नहीं पाएगी। सबकी एक ही गुहार है, जल्द से जल्द दानिश का शव भारत लाया जाए। विदेश मंत्रालय के अनुसार शव लाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन किस वक्त शव आएगा इसका जवाब अभी मंत्रालय के पास नहीं है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।